नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है विश्वास त्रिपाठी। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेंटोर फॉर बोर्ड्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और उसी एग्जाम को देखते हुए आज हम आपके लेकर आ गए हैं एक शानदार सी मैराथन और सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 2 मार्क्स के आते हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं उनको पहले से हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपके लिए क्वेश्चन लेफ्ट साइड वाला आएगा और राइट साइड जो है आपको आंसर देना पड़ेगा। हालांकि ये ऑप्शनल आते हैं, आपको ऑप्शन में टिक करने होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है इन्हें, उन्हें हम समझ लेते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज, तो ऑल डिसीजेस सभी बीमारियों का इलाज, सभी बीमारियों का इलाज, सभी बीमारियों का उपचार, रेमेडी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पैनेसिया। पैनेसिया मीन्स होता है रामबाण। पैनेसिया मीन्स होता है रामबाण। ठीक है, तो पैनेसिया, तो अगर सभी बीमारियों के इलाज की अगर आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो आप पैनेसिया पे टिक कर दीजिए। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज पैनेसिया। दूसरा है द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम इज कॉल्ड। प्रैक्टिस मींस प्रथा। प्रथा किस चीज की प्रथा? कि आज जो शादी करनी है, जो विवाह करना है, केवल एक से करना है। एट अ टाइम इज कॉल्ड, एक समय में केवल एक से विवाह करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? मोनोजेमी। मोनोजेमी बोलते हैं। इसके मीन्स होता है एक पति प्रथा या एक पत्नी प्रथा। तो एक टाइम में अगर एक से शादी करनी है तो हम लोग मोनोजेमी पर टिक लगाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि जनता के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चलाई गई सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चाहे हम कह दें जनता की सरकार, चाहे हम कह दें जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार, आंसर एक ही है जिसका आंसर है डेमोक्रेसी। हम लोग इसको बोलेंगे लोकतंत्र। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल इज कॉल्ड। ऑफिशियल मींस अधिकारी। अधिकारियों के द्वारा जो चलाई गई सरकार होती है, जिसे अधिकारी लोग चलाते हैं, उस सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इसको हिंदी होती है नौकरशाही। इसकी हिंदी क्या होती है? नौकरशाही। ठीक, नौकरशाही इसकी हिंदी होती है। पांचवा देख लेते हैं। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेट मींस होता है अलग होना, सेपरेशन मींस अलगाव। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होती है तो उसे जो अलाउंस, जो खर्चा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी क्या होती है? तलाक के बाद जो पत्नी होगी, बची हुई जिंदगी में जो उसको जीने के लिए जो उसको खर्चा जरूरत पड़ेगी, जो उसको भत्ता चाहिए होता है, गुजारा भत्ता, उसको हम लोग एलिमनी बोल देते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, जब वाइफ हस्बैंड से सेपरेट होती है तो उसको जो खर्च दिया जाता है हम लोग उसको एलिमनी बोलते हैं। अगला देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज की हमेशा डार्क साइड देखता है, हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, हमेशा नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। पेसिमिस्ट, जिसे मतलब हर एक चीज में अपने सफल होने की उसको आशा ही नहीं दिखती है, बिल्कुल, कि उसे 1% भी होप नहीं होती कि ये काम मेरा सफल होगा। तो पेसिमिस्ट की हिंदी हो जाती है निराशावादी। पेसिमिस्ट की हिंदी हो जाती है निराशावादी। ये रट लो कि जो डार्क साइड देखे, जो नेगेटिव साइड देखे, पेसिमिस्ट। जो डार्क साइड या फिर किसी चीज की नेगेटिव साइड को जज करता है या देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसी का यहाँ पे ये 9वां नंबर आप देख लीजिए पहले। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। देखो यहां से अपोजिट वर्ड भी आ जाता है। पेसिमिस्ट का अपोजिट वर्ड पूछ देता है, पेसिमिस्ट का अपोजिट वर्ड पूछ देता है, तो पेसिमिस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अपोजिट वर्ड ऑप्टिमिस्ट। अंतर क्या है? जो हमेशा डार्क साइड देखे किसी भी चीज की, जो हमेशा नेगेटिव साइड देखे किसी चीज की, उसको बोलेंगे हम लोग पेसिमिस्ट, उसको हम लोग हमेशा पेसिमिस्ट बोलेंगे। और जो हमेशा किसी चीज की पॉजिटिव साइड देखे, हमेशा ब्राइट साइड देखे किसी भी चीज की, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। जिसको हमेशा अपने आप से पूरी उम्मीद होती, पूरी आशा होती, होप होती कि वो सफल होकर ही आएगा, तो इसलिए ऑप्टिमिस्ट की हिंदी हो जाती है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट की हिंदी हो जाती है आशावादी। तो पेसिमिस्ट निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव देखे या डार्क साइड देखे। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हमेशा ब्राइट साइड देखे या पॉजिटिव साइड देखे। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आप
इतने ही दोनों याद करके चले जाओ तो 50% चांस है, हो सकता है कि यही आ जाए, बहुत आते हैं। चलो इसके बाद हम लोग 4वां नंबर देख लेते हैं, स्टेट वेयर ऑल रिलीजियन आर रिस्पेक्टेड। ऐसी जगह, ऐसा राज्य जहां पे सभी धर्मों का, ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे देश जहां पे सभी धर्म एक समान भाव से रह सकते हैं, ऐसे स्टेट को, ऐसे राज्य को, ऐसे कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकुलर कंट्री, सेकुलर बोलते हैं, मतलब धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, जहां सभी धर्म एक समान होते हैं, उन्हें सेकुलर बोलते हैं। तो अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। अगला है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो केवल एक सरकार, मतलब एक ही व्यक्ति चला रहा है। वन पर्सन, एक व्यक्ति पूरी गवर्नमेंट चला रहा है, यानी कि जो सारी शक्तियां हैं सत्ता की वो एक ही पर्सन के हाथ में है, यानी कि उस पर्सन पे कोई कंट्रोल नहीं रख पाएगा, बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा, कोई अंकुश नहीं रख पाएगा। तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन बोलते हैं ऑटोक्रेसी, इसकी हिंदी होती है तानाशाही। तानाशाही, एग्जाम्पल में आप किम जोंग को जानते होंगे, वो अकेले ही पूरा देश चलाता है और उसको तानाशाह भी कहा जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऑटोक्रेसी, तानाशाही। अगला है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्ट, आपको बता चुके हैं। अगला है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। कोई ऐसी चीज, कुछ भी हो सकती है ऐसी थिंग जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार गलत हो गया फिर उसको हम दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो दोबारा से उसको सही नहीं किया जा सकता, वो हो जाती है इन ध्यान से देख लो, इन हो सकता है एक ऑप्शन आपके सामने ऐसी है जिसमें आर दे दिया जाए, तो आर वाले मत करना, IN, इनकरिजिबल, जिसमें आप सही नहीं कर सकते हो, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हो, तो इनकरिजिबल मींस होता है असंशोधनीय, ठीक है। तो इनकरिजिबल, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरिजिबल। अगला विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब कोई चीज लिखी है जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, तो अगर आपकी आंखें हैं बढ़िया अच्छा खासा, फिर भी अगर आप किसी चीज को नहीं पढ़ पा रहे, मतलब वो चीज साफ सुथरी स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलिजिबल, यानी कि अस्पष्ट बोल देते हैं, इलिजिबल बोल देते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स मीन्स होता है विश्वास करना, भरोसा करना, यकीन करना। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा फेट मीन्स होता है भाग्य, फेट मीन्स होता है भाग्य, जो हमेशा अपने भाग्य पे यकीन करता है, मतलब मेहनत करने से पहले भी उसे अपनी किस्मत पे ज्यादा यकीन, अपनी मेहनत भरोसा नहीं है। तो वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अपने भाग्य पे भरोसा करता है, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, फैटलिस्ट, ठीक। इसकी हिंदी होती है भाग्यवादी, जो अपने भाग्य पे भरोसा करता है वो फैटलिस्ट होता है। अगला है विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड, कनक्योर मींस होता है जीतना, जिसे कैन नॉट बी कनक्योर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता, मतलब आप जिस चीज पे कब्जा नहीं कर सकते, जिस पर आप शासन नहीं कर सकते, जिसे आप डिफीट नहीं कर सकते। इनकैपेबल, आपकी क्षमता से बाहर है, उसको हराना, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता और जिसको जीता नहीं जा सकता, ठीक, उसे बोलते हैं इनविंसिबल, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। इसकी हिंदी होती है अजेय, जिसे हराया ना जा सकता, उसे बोलते हैं अजय, इनविंसिबल। तो ये आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, आगे के हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, द रिच, अमीर लोगों की जो सरकार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी मींस होता है धनिक तंत्र, यानी कि जो धनी लोगों का शासन होता है। जैसे लोगों का शासन अभी हमने पढ़ा, जैसे लोगों का शासन लोकतंत्र, ऐसे धनी लोगों का शासन धनिक तंत्र, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, मतलब एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव मींस विश्वास करना, नॉट मींस नहीं, जो विश्वास नहीं करता है, जो भरोसा नहीं करता है किस पे? भगवान के अस्तित्व पे, ईश्वर के अस्तित्व पे, जिसे जो ईश्वर के अस्तित्व पे यकीन नहीं करता है, जो मानता है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, उसको हम लोग एथीस्ट बोलते हैं, हिंदी होती है नास्तिक, ठीक है। यहां से एक और मीनिंग बनी है एथीस्ट, यहां से एक और मीनिंग आई है थीस्ट, जो यकीन करता है कि ईश्वर है वो होता है आस्तिक, जो बिलीव्स इन गॉड आस्तिक, और आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, यानी कि एथीस्ट, जो डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। चलो नेक्स्ट, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, एक फॉरेनर मतलब एक देश से जो दूसरे देश में गया, विदेशी हुआ ना, जो फॉरेनर होता है, जो सेटल्स, वो जो जाके रहने लगता है, जो बस जाता है जाके इन अ कंट्री, दूसरे देश में, तो ऐसा फॉरेनर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाके रहने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट मींस होता है प्रवासी, प्रवास कर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है, एक देश छोड़ के दूसरे देश में रहने लगता है, उसे इमिग्रेंट, प्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, ऐसा देश जहां पे किसका शासन है? राजा का शासन है, राजशाही बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। किंग, the country ruled by a king, monarchy. One who abandons his religious faith is,
एक ऐसा व्यक्ति जो एबंडेंस, जो त्याग देता है, जो छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अपने रिलीजियस, अपने धार्मिक फेथ माने विश्वास को, अपने धार्मिक विचारों को जो त्याग कर देता है, जो धर्म त्याग देता है, उसको बोलते हैं अपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स होता है स्वधर्म त्यागी। अपोस्टेट मीन्स होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपना खुद का धर्म त्याग देता है, छोड़ देता है अपने धार्मिक विचारों को। वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ इज एन अपोस्टेट, स्वधर्म त्यागी। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज। जो ऐसा व्यक्ति जो एवर्जन मीन्स होता है घृणा या फिर नफरत। किसी से नफरत? मैरिज से, शादी से घृणा, शादी से जो घृणा होती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मिसोगैमी बोलते हैं। एवर्जन टू मैरिज या फिर डिसलाइक टू मैरिज या टू हेट मैरिज। नफरत करना, शादी से नफरत करना मिसोगैमी कहलाता है, इज कॉल्ड मिसोगैमी। अगला है अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जिसके जो धार्मिक विचार है, रिलीजियस व्यूज जो हैं, जिसके जो रिलीजियस व्यूज हैं वो कैसे हैं? बहुत ही कट्टर, नैरो हैं, उसे हम लोग फैनेटिक बोलते हैं। फैनेटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी। फैनेटिक मीन्स कट्टरपंथी। नेक्स्ट, a selfish person who always thinks of himself is called। एक selfish means स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, thinks of himself अपने बारे में सोचता रहता है, उसको egoist बोलते हैं, उसको स्वार्थी बोलते हैं। ठीक, उसको स्वार्थी बोलते हैं। selfish का सिनोनिम है egoist। a selfish person who always thinks of himself is called egoist। next, undue favor to place one's relatives to on lucrative post is called undue means अनुचित और फेवर मीन्स होता है पक्षपात। अनुचित पक्षपात करा जाए और पक्षपात करके अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेटिव को कहां पे पहुंचा दो? एक लक्रेटिव, एक शानदार आकर्षक पोस्ट पद पर पहुंचा दो। मतलब अनुचित पक्षपात करके अपने रिश्तेदार को शानदार पद पर पहुंचाना, इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है नेपोटिज्म। हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म। ठीक, बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद करके ही जाना। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स ऑन लक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। अगला है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। डेथ ऑफ इट्स फादर मतलब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चाइल्ड जो बॉर्न कब पैदा हुआ? अपने पिता की डेथ के बाद। आफ्टर, ठीक, मतलब अपने पिता के मरणोपरांत, मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ उसको बोलते हैं पॉस्थुमस, उसको पॉस्थुमस बोलते हैं। तो ये, और हमारे पास 7 और बचे थे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो 20 हैं, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जरूर पेपर में पूछे जाएंगे और हर साल आते हैं। 22, 23, 24, 25 हर साल यही 20 बार एक इधर उधर सेट में करके पूछ दिए जाते हैं। ये जो टॉप 20 आपको हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड भी हैं, इसलिए ये टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे देख लिए हैं। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। तो मैं बता दूंगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स के आता है और ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस आए ना। हमेशा फिक्स है कि ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस आते ही आते हैं, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऑप्शन में दे देते हैं। तो चलिए उन्हीं में से हम देख लेते हैं। रिमूव टू का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है। करना कैसे है? हमें एक एडवर्ब दे दिया जाता है सेंटेंस के बीच में टू, उसको करना होता है रिमूव। तो ये 3 सेंटेंस हमने, देखो इसमें भी बीच में टू दिया है, इसमें भी टू दिया है, इसमें भी ये देखो टू दिया है। तो इसको, इसी जो टू को, एडवर्ब को हमें करना है रिमूव, और यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। तो उसमें करना क्या होता है? हमें करना है सबसे पहले सो लगा देना है, फिर उसके बाद जो विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है वो लगा दो। देखो विशेषता सामने दी जा रही है, देखो इट इज टू हार्ड, हार्ड मींस कठिन, ये एडजेक्टिव है। सी इज टू फैट, मोटा, ये एडजेक्टिव है। सी इज टू वीक, ये कमजोर, यही एडजेक्टिव है। तो इसी एडजेक्टिव के पहले इस टू को हटाकर हमें वहां पे सो लगा देना है और फिर वहां पे यही एडजेक्टिव बने रहने देना है। सो एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर यही जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो, ये वाले सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट, अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। बस इस स्ट्रक्चर से हम लोगों को टू को कर देना है रिमूव। तो यही जो एडवर्ब टू है इसको रिमूव करना है। हो सकता है कभी कभी यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो पैसिव वॉइस में हो, तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कैन का पैसिव वॉइस कैन भी होता है, कुड का पैसिव वॉइस कुड भी होता है। तो हम लोग उस तरीके से पैसिव वॉइस बना के कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इट इज को सेम टू सेम उतार देना है, इट इज। अब हमने कहा जो एडजेक्टिव, ये कठिन है। क्या कठिन है? तोड़ना कठिन है, तो इस एडजेक्टिव पहले हमें सो लगा देना है। इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड लगा दिया। अब इसके बाद दैट लगाना है तो दैट लगा दिया। अब हमने कहा कि हमें फिर से वही सब्जेक्ट चाहिए जो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में इट सब्जेक्ट है, हम इट फिर से ले आए। अब हमें ये बताओ कि इट तो आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, इट तो न्यूट्रल जेंडर के लिए आता है। क्या इट कोई काम खुद कर सकता है? इट कोई काम खुद नहीं कर सकता। तो याद रखो, ब्रेक तोड़ना भी आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल जब भी हमें निर्जीव सब्जेक्ट देखने को मिले तो हमें वहां से पता चलना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। तो इट, तो कैन नॉट के साथ हमें कैन नॉट बी लगाना है। इट कैन नॉट बी, और
वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रीक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, BROKEN। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट न्यूटर होता है तब हमें वहां पर पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। जैसे हमने कह दिया कि द बुक और हमने यहां कह दिया कि रीड। तो आप एक बात बताइए क्या किताब कुछ काम कर सकती है? क्या किताब कुछ पढ़ लेगी? नहीं पढ़ सकती। किताब जो बुक है ये न्यूटर जेंडर है, यानी अगर सब्जेक्ट न्यूटर है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस बनता है। तो यहां पे हो सकता है कि द बुक इज रीड, ये सेंटेंस बन सकता है द बुक इज रीड। तो इस तरीके से अगर हमें सब्जेक्ट न्यूटर जेंडर देखने को मिले तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। तो जब इट यहां पे आएगा तो हम जान गए कि आगे एक सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, तो हमने कैन नॉट की जगह उसका पैसिव वॉइस कैन नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया। तो इट इज टू हार्ड टू ब्रेक का हमने क्या बना दिया? टू की जगह सो लगा दिया, दैट कैन नॉट बी। इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। चलो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज टू फैट टू रन, तो सी की जगह सी एज, टू की जगह क्या कर देना? एडजेक्टिव पहले सो लगा देना है। फैट फिर क्या करना है? दैट लगा दो। सो एडजेक्टिव दैट, तो टू की जगह सो, आगे जो एडजेक्टिव लगा है वो लगा रहने दो। सी इज सो फैट दैट, और फिर क्या करना है? सब्जेक्ट ले आना। कौन सा सब्जेक्ट? जो स्टार्टिंग में था, सी। बस ये सिंपल है। सी कैन नॉट रन, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन। तीसरा सेंटेंस देख लो। सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल, तो सेम वही, वीक मींस कमजोर, ये एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव के पहले से ये टू हटा के हमें सो लगा देना है। सी इज, टू की जगह क्या कर दिया? सो, सी इज सो वीक। अब एडजेक्टिव हो गया, क्या लगा देंगे? दैट, सी इज सो वीक दैट, फिर सब्जेक्ट कौन सा? स्टार्टिंग वाला, तो वही से सी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल, तो सेम टू सेम वही सेंटेंस बन गया है। बस हमें कुछ नहीं करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू करना है, और अगर टू करना है, टू को मतलब हटाना है, तो उस टू की जगह सो लगा दो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर वही सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था वही सब्जेक्ट फिर से नोट करके वहां पे कैन नॉट लगा दो। अगर यहाँ प्रेजेंट में है, अगर यहाँ पे वाज होता तो हम लोग कुड नॉट कर देते हैं। तो कैन नॉट और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस है, तो कैन नॉट बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लोगों को टू को रिमूव करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस चेंज हो जाए, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ या मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम लोग टू को रिमूव कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक्टिव पैसिव जो हर आते ही आते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे कुछ ना आता हो, जो हम लोगों को बचपन से फिफ्थ क्लास से जो सिक्स्थ क्लास से जो पैसिव वॉइस पढ़ा जाते हैं, अगर वो आते हैं तो 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस तो हर हाल में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस, इन्हीं पैसिव वॉइस के बीच में एक इस टाइप का पैसिव वॉइस है जो बहुत पूछा जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं कि इस टाइप के पैसिव वॉइस हम लोग कैसे करते हैं। तो पहली बात स्ट्रक्चर देख लो, आपके सामने सेंटेंस कैसा आएगा। सेंटेंस आएगा इट इज टाइम टू, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इट इज टाइम टू सेंटेंस में लगा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और इस चीज का हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाने को दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखो इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखा रहने देना, इट इज टाइम को इट इज टाइम, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों को लगाना होता है फॉर के बाद जो लास्ट में देखो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फॉर के बाद ले आना। इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, टू का यहां हो जाएगा टू बी, फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसा हो नहीं सकता कि पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो। तो इट इज टाइम फॉर, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट ले, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप का सेंटेंस आपको देगा, इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला पैसिव वॉइस, इस टाइप के पैसिव वॉइस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, 3 एग्जांपल हमने लेके रखे हैं, इनको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो कैसे हमने बताया, इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखा रहने दो, इट इज टाइम का इट इज टाइम। अब इट इज टाइम के बाद क्या? फॉर, इट इज टाइम के बाद फॉर। यहां पे क्या देखने को मिली? वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट द शॉप, यही ऑब्जेक्ट हमें फॉर के बाद लगा देना ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर द शॉप, और टू बी यानी टू का टू बी, तो टू का टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज मींस बंद करना, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, ठीक, क्लोज्ड। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, बन गया पैसिव वॉइस। ये देखो इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। आपको एक हम बात बता दें, पैसिव वॉइस में ये बहुत गलती हो जाती है। एक चीज याद रखना कि अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगी है, इनटू जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन, तो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगी होती है सेंटेंस में, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो प्रीपोजिशन इसी वर्ब से लगाकर ही रखना। मतलब जहां पे जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी उसके ठीक बाद वही प्रीपोजिशन वहां पे रहेगी। प्रीपोजिशन को अपनी जगह से मत हटाना, वर्ब के साथ लगाकर ही रखना। ये गलती हमसे अक्सर हो जाती है। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो इट इज टाइम का इट इज टाइम, इट इज टाइम, फिर क्या करना है? फॉर लगा देना है, इट इज टाइम फॉर, और वर्ब के बाद द मैटर, ये मिल गया ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर, और फिर क्या लगा देंगे? टू बी, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, और हमने क्या कहा, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी वो साथ में लगी रहेगी, लुक्ड इनटू। इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। तीसरा वाला देखते हैं, इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस। तो कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम का इट इज टाइम लिख दो, इट इज टाइम का इट इज टाइम, उसके बाद फॉर, वर्ब के बाद हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस, कैरियर
कॉन्सियस, इट इज टाइम फॉर करियर कॉन्सियस। टू का क्या कर देंगे, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेन का थर्ड फॉर्म रिमेंड, REMAINED। इट इज टाइम फॉर द करियर कॉन्सियस टू बी रिमेंड। तो हमें कुछ नहीं करना, आपने देखा इट इज टाइम, इट इज टाइम, फिर फॉर लगा देना, जो ऑब्जेक्ट है वो उठा दो, टू का कर दो टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को ये देखना है कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज ऑफ डिग्री। देखो, अगर पैसिव वॉइस ने आपको धोखा दिया और अगर पैसिव वॉइस नहीं आया तो 100% चेंज ऑफ डिग्री से ट्रांसफॉर्मेशन आने ही आने, आपको डिग्री का चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, डिग्री तीन टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एज, एडजेक्टिव, एज, यानी कि बीच में कोई विशेषता बताई जाएगी, इसके आगे एज, इसके पीछे एज, एज, एडजेक्टिव, एज। और बाय चांस अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो एज की जगह कभी कभी सो हो जाता है, सो एडजेक्टिव एज। जैसे हम कह सकते हैं सो गुड एज, या फिर एज गुड एज, मतलब एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज एज, या फिर सो, या फिर एज। तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान सुनो। कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में ER लगा होता है और प्लस देन, ER और देन, या फिर मोर। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, मोर। सुपरलेटिव डिग्री में द, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान दा है। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले द लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, और अगर EST नहीं लगता तो क्या लगता है, मोस्ट। तो मोस्ट पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री की, मोर पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की। और पॉजिटिव में एज, एडजेक्टिव, एज। देन जरूर लगा देना, बिना देन कंपैरेटिव नहीं बनता, ये याद रखना। चाहे मोर वाला आ जाए उसके बाद भी देन, ER हो उसके बाद भी देन। तो द प्लस EST सुपरलेटिव की पहचान, और ER प्लस देन कंपैरेटिव की पहचान, और एज पॉजिटिव एज। तो तीन टाइप्स की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये याद रखना। अब देखो, बाई चांस आपके सामने सुपरलेटिव सेंटेंस दे दिया गया और सुपरलेटिव से आपको पॉजिटिव चेंज करने को बोल दिया, या फिर सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव चेंज करने को बोल दिया, ट्रांसफॉर्म करने को बोल दिया, तो आप कैसे करोगे। तो याद रखो, जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको नो अदर का यूज करना है, और जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पे जाओगे तब आपको एनी अदर का प्रयोग करना है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो जिन्हें डिग्री का ज्ञान नहीं होने, यही नहीं पता होगा कि ये सेंटेंस है कौन सा, तो अभी हम बता चुके हैं, द प्लस EST, द प्लस EST कौन सा हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। इसको अगर हमें कंपैरेटिव चेंज करना है, कंपैरेटिव, तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव चेंज करने में एनी अदर का यूज करेंगे, किसका, एनी अदर का, और डिग्री तो चेंज होगी ही होगी, मतलब EST से क्या हो जाएगा, ER। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कर रहे हैं, सुपरलेटिव से अगर कंपैरेटिव कर रहे हैं तो फिर EST से ER हो जाएगी। चलो देखते हैं तो कैसे करेंगे। कंपैरेटिव में अगर चेंज करेंगे तो बॉम्बे इज बिगेस्ट है तो BIGGEST की जगह कर देंगे ER। बॉम्बे इज बिगर, और अगर बिगर आया है तो ER के बाद देन जरूर आएगा, तो बॉम्बे इज बिगर देन, बॉम्बे इज बिगर देन कर दिया। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव चेंज कर रहे हैं, डिग्री चेंज कर ही ली है, ER, देन भी कर लिया है, एनी अदर और लगा दो, देन के तुरंत बाद एनी अदर आएगा, देन एनी अदर, देन के तुरंत बाद एनी अदर आएगा, देन एनी अदर, बस सेंटेंस पूरा जोड़ दो, सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। इस तरीके ये वाला कंपैरेटिव डिग्री में बनके तैयार हो चुका है। क्या किया हम लोगों ने, बॉम्बे इज सुपरलेटिव कंपैरेटिव कर रहे हैं तो EST का ER होगा, बिगेस्ट का बिगर किया, और अगर ER आया है तो ER के बाद देन जरूर आएगा, तो बिगर देन, और जहां देन आएगा वहीं एनी अदर भी आएगा, बाकी सेंटेंस आगे जोड़ दो, सिटी इन इंडिया। तो सुपरलेटिव से अगर हमें कंपैरेटिव चेंज करना है तो एनी अदर का यूज करना है, ये आपने देख लिया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसी सुपरलेटिव से पॉजिटिव चेंज करने को आ गया तो किसका यूज करना है, नो अदर का। तो नो अदर का, तो बस याद रखना कि पॉजिटिव सबसे पहले आता है, पॉजिटिव सबसे पहले है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं, जो नो अदर आ रहा है वो भी सबसे पहले आएगा, नो अदर, सबसे पहले नो अदर। तो यहाँ पे अदर के बाद का अदर के बाद सिटी इन इंडिया जोड़ा था, तो यहाँ पे भी अदर के बाद सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इसकी भी डिग्री अगर चेंज होगी तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एज, एडजेक्टिव, एज। तो यहाँ पे एज लगा दो, ये सब ये EST भी हटा दो, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज क्या, बॉम्बे। ये बन गई है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर सुपरलेटिव से पॉजिटिव चेंज करना है तो नो अदर लगाओ, अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव चेंज करना है तो एनी अदर लगाओ। अगर आप एनी अदर लगाओगे तो एनी अदर के आगे का लास्ट का सेंटेंस जोड़ दो, यहाँ पे EST का ER भी होता, अगर मोस्ट होता तो मोर कर देते। और अगर हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं तो नो अदर, तो सबसे पहले नो अदर आ जाएगा और लास्ट का सेंटेंस पहले लिख दिया जाएगा, लास्ट का सेंटेंस जो डिग्री के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, EST के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो पहले जोड़ दिया जाएगा नो अदर के साथ, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज, पॉजिटिव डिग्री एज, तो सब कुछ हटा दो, EST ER सब हटा दो, बिल्कुल सिंपल रख दो, इज एज बिग एज बॉम्बे। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का बन गया। इस तरीके से हम लोग डिग्री का इंटरचेंज कर लेते हैं। चलो ये वाला, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, तो द और मोस्ट, द और मोस्ट से हमें क्या पता चल रहा है, ये सेंटेंस कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ये है सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री। अब इससे कह दिया जाए कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करो, तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वही देखो, वही उठा दो, रेनू इज, रेनू इज था, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या करना है, डिग्री चेंज करना है, तो मोस्ट से क्या कर देंगे, मोर, सुपरलेटिव कंपैरेटिव कर रहे हैं ना, तो मोस्ट का मोर, तो रेनू इज मोर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद क्या लगाना है, मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद में देन लगाना है, देन तो लगाना ही कंप्लीट डिग्री में देन, और जहां देन लगाया है देन के तुरंत बाद एनी अदर, देन के बाद लगा दिया एनी अदर, और जो कुछ सेंटेंस का पार्ट है वो जोड़ दिया, एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकलिटी, गर्ल ऑफ दिस लोकलिटी, LOCLTY जोड़ दिया बस। तो बस याद रखना कि सुपरलेटिव्स कंपैरेटिव बनाना है तो एनी अदर, सुपरलेटिव्स कंपैरेटिव में एनी अदर, और अगर पॉजिटिव बनाना है तो यही सेंटेंस, अगर पॉजिटिव बनाना हुआ तो रेनू, सॉरी पॉजिटिव बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, नो अदर का। नो अदर कहाँ आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, नो अदर। तो अदर के साथ सेंटेंस का लास्ट पार्ट, अदर के साथ सेंटेंस का लास्ट पार्ट जोड़ना है, और लास्ट पार्ट क्या है, गर्ल ऑफ दिस लोकलिटी, नो अदर गर्ल ऑफ दिस लोकलिटी, ऑफ दिस लोकलिटी। अब वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इज, पॉजिटिव डिग्री में लगता क्या, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, इज एज, सब हटा दो, मोस्ट हटा दो, मोर हटा दो, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा एडजेक्टिव रहता है। इज एज ब्यूटीफुल एज, जो लास्ट है रेनू यहाँ लिख दो, रेनू, तो ये बन गया पॉजिटिव डिग्री में, और ये वाला था कंपैरेटिव डिग्री में। तो बस इस तरीके से ये भी 2025 में आया है, ये भी 2025 में आया है, दोनों के दोनों आए हैं, दोनों के दोनों सुपरलेटिव डिग्री में ही दिए गए हैं। फिर हमको इंटरचेंज करवाया है कि कंपैरेटिव में चेंज करो और या फिर सुपरलेटिव में चेंज करो। इस तरीके से हम लोग डिग्री का इंटरचेंज कर लेते हैं। ये दो सेंटेंस जो है अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, दोनों के दोनों 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरचेंज ऑफ डिग्री समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इन तीन सेंटेंसेस के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करते हैं। तो पहला सेंटेंस है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो इसको हमें किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। ये जो सेंटेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पिछले 4 सालों से लगातार आ रहा है, बराबर आ रहा है, 22, 23, 24, 25 हर साल चलाता है। बस इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। आप चाहे तो सेंटेंस को रट भी सकते हैं, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। नेवर ये भी टाइम दिखा रहा है तो इसकी जगह टाइम वाला हम बोले जाते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको कहते हैं व्हेन। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो कैन आ जाएगा, व्हेन कैन। अब हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है तो देयर ग्लोरी आ जाएगी, व्हेन कैन देयर ग्लोरी, और जो कुछ लास्ट में बचा है वो आखिरी में फेड लगा दो। नेवर नहीं आएगा क्योंकि नेवर की जगह ही इंट्रोगेटिव में टाइम बताने के लिए व्हेन लगाया, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, और इंट्रोगेटिव बिना क्वेश्चन मार्क के नहीं बनता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, आराम से बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देख लो, पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी चेंज करने के लिए व्हाट लगाने के साथ आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दो, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, व्हाट ऑब्जेक्ट, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में जाएगी। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता तो हेल्पिंग वर्ब वर्ड के बाद आ जाती, लेकिन हम एक्सक्लेमेटरी बनाना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लास्ट में जाएगी। तो पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, तो सबसे पहले लगा दो यहाँ पे व्हाट, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लास्ट में मिलता है तो व्हाट अ कर्स, व्हाट अ कर्स, और यहाँ पे ये पॉवर्टी ले आओ, व्हाट अ कर्स पॉवर्टी, और हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में, व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज, और यहाँ पे लगा दो एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रियली गायब हो जाएगा, रियली की जगह ही व्हाट आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। ये था पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, इसकी जगह हमने बना दिया व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसको हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। इसको नेगेटिव में मतलब इसमें कहीं भी नॉट नहीं आ रहा है, नॉट या फिर नो नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव कौन होता है, जिसमें नॉट आए या फिर नो आए। तो इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है जिससे इसमें नॉट या नो आ जाए। तो इसका हिंदी क्या हुई, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, हर गुलाब में, प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। इसको इस तरीके से बोलो कि नेगेटिव आए, यानी कि बिना कांटों का कोई गुलाब नहीं होता है, बिना कांटों का कोई गुलाब नहीं होता है। तो हमें बना देना कैसे, कोई गुलाब नहीं होता, लास्ट में देयर का यूज है, देयर इज नो रोज, कोई गुलाब नहीं होता है, देयर इज नो रोज, कोई गुलाब नहीं होता है किसके, विदाउट अ थॉर्न, विदाउट अ थॉर्न। ठीक है, मतलब बिना कांटों के, बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। इस तरीके से हमने सेंटेंस का नेगेटिव बना लिया। ये तीन अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप चाहें तो इन्हें अच्छे से नोट करके खुद भी बना सकते हैं। मतलब देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो व्हेन स्टार्टिंग में लिया, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, बहुत आता है, हर साल आता है। पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, तो व्हाट स्टार्टिंग में लिया, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में ले जाना होता है, तो व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव बनाना है तो इस तरीके से बना दो नॉट या नो आ जाए। तो एवरी रोज हैज अ थॉर्न, हर गुलाब में कांटे होते हैं, बिना कांटों कोई गुलाब नहीं होता है, तो उसको नहीं सदलाना, तो नो ले आए, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। ये तीन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छे खास इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन तीन सेंटेंस के साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन का खत्मा करते हैं।